कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। भूतिया चाय वाला। शारजापुर नाम के गांव में एक श्याम नाम का आदमी रहता था, जो कि एक बैंक मैनेजर था। उस गांव में हरिया नाम का एक चोर रहता था, जिसकी दहशत इतनी थी कि उसका नाम सुनते ही लोग कांपने लगते थे। क्योंकि श्याम बैंक का मैनेजर था, इसलिए हरिया की उस पर नजर थी। इस श्याम पर मुझे नजर रखनी पड़ेगी। इसके बैंक में जब महीने के आखिर में पैसे जमा हो जाएंगे, तब इसकी बैंक पर डाका डालूंगा। कुछ ही दिनों के बाद हरिया उस बैंक को लूट लेता है। शाम को इस बात की कानों कान खबर नहीं रहती। अगले दिन शाम जब बैंक में जाता है तो उसे पता चलता है कि बैंक में चोरी हो गई है। क्या किया जाए उसे समझ नहीं आता। वो बैंक के कर्मचारियों पर चिल्लाता है, तुम सब कहाँ मर गए थे? सिक्योरिटी कहाँ गई थी हमारी? अब मैं आगे क्या जवाब दूंगा? शाम फोन करके पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाता है। कंप्लेंट करने के बाद कुछ समय बाद पुलिस वहां आती है, मगर चोर का कुछ पता नहीं लगता। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पाती। मैनेजर होने के नाते सारी जिम्मेदारी शाम पर आती है। ऐसे ही एक दिन शाम को बैंक से घर जाने में देर हो गई, और जब वो रास्ते से जा रहा था तभी उसे हरिया और उसके कुछ साथी बात करते हुए दिखाई दिए। शाम एक जगह रुककर उनकी बातें सुनने लगा। अरे मेरा काम तो खुद ब खुद उस श्याम मैनेजर ने कर दिया। श्याम बहुत सीधा साधा आदमी है, अपना काम बड़ा चौकी से करता है। हाँ हरिया भाई, ये तो सच बात है। हाँ चलो, अब कुछ कमाने चलते हैं, नहीं तो भूखे मारे जाएंगे। चलो हमारा डाका डालते हैं। ये सब बातें सुनकर श्याम बहुत डर गया। उसने तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर हरिया की कंप्लेंट दर्ज करवाई। पुलिस हरिया को ढूंढने में चप्पे चप्पे छान मार रही थी, लेकिन हरिया का कोई पता नहीं चला। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। शाम देख रहा था कि गांव में कुछ अजीब अजीब हरकतें होने लगी थी। एक दिन शाम के घर के सामने एक चाय वाले की गाड़ी आकर खड़ी हो गई, और वो चाय वाला आदमी अपनी चाय बेचने के लिए चिल्लाने लगा। वो सुनकर एक रंगा नाम का आदमी उसके पास गया। अरे ओ चाय वाले, लगता है इस गांव में नए आए हो। जी साहब, मेरा धंधा हर गांव में चलता है, मगर मेरे दिमाग में विचार आया कि इस गांव में चाय का एक भी दुकान नहीं है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मेरी चाय की दुकान यहाँ शुरू कर दूं। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। मुझे एक कप कड़क अदरक वाली चाय पिलाना। हाँ, मैं देता हूँ साहब। रंगा उसके हाथ की चाय पीता है और कुछ समय बाद बेहोश होकर गिर जाता है। फिर वो चाय वाला उसे उठाकर अपनी गाड़ी पर लेकर जाता है और गांव के बाहर हरिया के अड्डे पर रख देता है। अब हर दिन गांव में ऐसा ही होने लगा, लेकिन लोगों को कानों कान खबर नहीं थी कि ये चाय वाला ही सब कर रहा था। कुछ दिन बीत गए। चाय वाला एक एक करके गांव के बहुत सारे लोगों को गांव के बाहर ले जाकर अड्डे पर रख रहा था। यही करतूत करते हुए शाम ने चाय वाले को एक दिन देख लिया, और शाम को पता चल गया कि यही चाय वाला आदमी है जो लोगों को उठाकर गांव के बाहर लेकर जा रहा है। शाम को ये भी पता चल गया कि वो हरिया का साथी है। ये सब देखकर शाम बहुत डर गया। अगले दिन ये सारी बात बताने शाम सरपंच जी के घर गया। सरपंच जी, हमारे गांव में एक चाय वाला आता है। वो लोगों को चाय पिलाकर बेहोश करता है और फिर गांव के बाहर जाकर उन्हें कैद करके रखता है। मुझे बहुत डर लग रहा है सरपंच जी। डर तो मुझे भी लग रहा है श्याम। इस समस्या का कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम कुछ गांव वालों के साथ एक बाबा जी है, उनके पास जाते हैं। वो हमें मार्गदर्शन करेंगे। जी सरपंच जी। ऐसा कहकर सरपंच और कुछ गांव के लोग उस बाबा के पास गए। प्रणाम बाबा, हमें आपकी थोड़ी सहायता चाहिए। बोलो वत्स, आप सब लोग यहाँ आए हो? बाबा, हमारे गांव में एक चाय वाला आता है। वो अपनी चाय पिलाकर लोगों को बेहोश करता है और अपनी गाड़ी पे डाल के जंगल में ले जाता है, उन्हें कैद कर देता है। ये सारी बातें सुनकर बाबा ध्यान लगाते हैं और उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से पता चलता है कि ये चाय वाला हरिया का साथी है, और वो दोनों लोगों को उठाकर गांव के बाहर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले दोनों की हत्या हो गई है और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अब वो लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। बाबा ने यह सब सरपंच जी को बताया। बाबा, क्या इस पर कोई उपाय है? इसका एक ही उपाय है। आप में से कोई एक आदमी उसके पास जाएगा और उससे बात करके ये विभूति उसके शरीर पर डालेगा, जिससे वो भस्म हो जाएगा। क्या सच में ऐसा होगा महाराज? हाँ जरूर ऐसा ही होगा। शाम और सभी गांव वाले लौटकर घर वापस आते हैं और अगले दिन हरिया के अड्डे पर कौन जाएगा इसकी चर्चा होने लगती है। शाम, तुम एक शांत इंसान हो और कोई भी काम सूझबूझ से लेते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए
और हम सब लोग आसपास छुप के रहेंगे। जी मैं जरूर जाऊंगा। आप सब होंगे तो मुझे कोई डर नहीं है। अगले दिन सभी गांव वाले हरिया के अड्डे पर जाकर अलग अलग जगह पर छुप गए। शाम अपने साथ बाबा ने दी हुई विभूति लेकर वहां चला गया। वो चाय का ठेला भी उसे वहां दिखाई दिया। शाम कुछ देर वही चुपचाप खड़ा रहा। कुछ देर बाद हरिया और उसके साथी अपने भूत के रूप में वहां आए, लेकिन शाम के हाथ में वो विभूति देखकर हरिया बहुत डर गया। शाम ने विवेक से काम लिया और हरिया हाथ जोड़कर उसकी माफी मांगने लगा। साहब, मुझे माफ कर दो। मैंने खुद का घर तो नहीं बसाया, मगर दूसरों के घर उजाड़े हैं। दरअसल हम दोनों कुछ दिनों पहले जेल में गए थे और वहां से भागकर निकल आए। भागते भागते हमें पता ही नहीं चला कि हम हाईवे पे हैं और हाईवे पर एक गाड़ी के नीचे आकर हमारी मौत हो गई। इसके बाद बदला लेने के लिए हमने लोगों को तकलीफ देना शुरू कर दिया। हम गांव से उन्हें पकड़कर यहाँ लाकर कैद करके रखते हैं। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। तुम्हें इन सब लोगों को छोड़ना होगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। क्या ऐसा हो सकता है साहब? मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, इसलिए आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा। हाँ, मैं तुम्हारे बदन पर एक विभूति डालूंगा, इससे तुम मुक्त हो जाओगे। जी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बैंक का सारा पैसा मैंने उस पेड़ के नीचे छुपा कर रखा है, वो आप लेकर जाइए। जी। ऐसा कहकर शाम हरिया और उसके साथी के शरीर पर विभूति डालता है और उसी के साथ साथ उन दोनों को मुक्ति मिल जाती है। वहां कैद सभी गांव वालों को भी शाम मुक्त कर देता है। गांव वालों की सहायता से शाम उस पेड़ के नीचे खुदाई करता है। उस खुदाई के दौरान उसे बैंक से चुराए हुए सभी पैसे वापस मिलते हैं। वो सारे पैसे शाम बैंक में जमा कर देता है और उस दिन के बाद गांव वाले हंसी खुशी रहने लगते हैं। श्रीरंगपुर नाम के गांव में शिवा नाम का एक आदमी रहता था। वो और उसकी पत्नी निर्मला बहुत मेहनत किया करते थे। गरीबी होने के कारण उनके खाने के भी लाले पड़ते थे। शिवा और निर्मला बहुत ही नेकदिल इंसान थे, लेकिन गरीबी के कारण कुछ लोग उनसे बुरा व्यवहार करते थे। ऐसे ही एक दिन, अजी, ये लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? हमने इनका क्या बिगाड़ा है? पानी भरने गई तो अलग ही नजर से देखते हैं और गरीब होने का एहसास दिलाते हैं। हमने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। इन लोगों को हमें तकलीफ में देखकर बहुत मजा आता है। खैर, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा। हमें हमेशा अच्छी बातें सोचनी चाहिए। चलो, मुझे भूख लगी है, खाना खाते हैं। हाँ चलिए, आप हाथ धोकर आइए, मैं खाना लगाती हूँ। शिवा और निर्मला खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन निर्मला जल्द ही उठकर अपने सारे काम पूरे कर लेती है और काम करने के लिए बाहर निकलती है। तभी शिवा भी तैयारी करके वहां आता है। आज मुझे थोड़ी देर हो सकती है, तुम खाना खा लेना, ठीक है? जी ठीक है। मैं चलता हूँ। जी। ऐसा कहकर निर्मला और शिवा दोनों घर से बाहर निकलते हैं। निर्मला एक खेत में काम कर रही थी, तभी उसे बहुत प्यास लगती है। निर्मला पानी पीने के लिए अपने मटके के पास जाती है, लेकिन उसमें पर्याप्त पानी ना होने के कारण निर्मला पानी लेने के लिए गांव में जाती है। उनका गांव ऐसा गांव था जहां दूर दूर तक पानी नहीं था। गांव में एक ही कुआं था, उसी कुएं का पानी सब लोग पिया करते थे। निर्मला गांव में आकर उस कुएं से पानी निकालती है और वापस खेत में चली जाती है। खेत में जाते समय रास्ते में उसके सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में से एक व्यापारी उससे कहता है, अरे बहन जी, मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन मुझे कहीं पानी नहीं मिला। अगर आपके मटके में से थोड़ा पानी मिल जाए तो बहुत एहसान होगा। भाई साहब, आप मुझे बहन बोल रहे हो और मुझसे एहसान की बातें कर रहे हो? ये लीजिए पानी, आपको जितना चाहिए उतना पी लीजिए। निर्मला अपना मटका उस व्यापारी को देती है। व्यापारी मटके से पानी पीकर बहुत संतुष्ट होता है। बहन, तुमने सच में मुझे कर्जदार बना दिया। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें दे दूंगा। जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अगली बार जब इस रास्ते से जाओगे तो मेरे घर जरूर आना। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगा बहन, चलता हूँ। जी। ऐसा बोलकर निर्मला अपना काम करने जाती है। व्यापारी भी अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद व्यापारी अपनी गाड़ी लेकर गांव से जा रहा था। तभी अचानक जोर से बारिश शुरू हो गई। व्यापारी के गाड़ी का पहिया एक गड्ढे में फंस गया और व्यापारी अपनी गाड़ी वहां से हिला ही नहीं पा रहा था। हाय रे मेरी किस्मत, आज ही गाड़ी का पहिया अटकना था। व्यापारी मदद के लिए इधर उधर देखता है,
उसकी नज़र कुछ गांव वालों पर पड़ती है। वो उनसे मदद मांगता है। भाइयों, मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए। मेरी गाड़ी का पहिया यहाँ फंस गया है, आप मेरी मदद करोगे? अरे भाई, यहाँ इतनी बारिश है, हम घर जाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम हमें मदद के लिए बोल रहे हो? चलो भाइयों चलो, हमें इस बारिश में और नहीं भीगना है। हाँ चलो। ऐसा कहकर वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। व्यापारी फिर से गाड़ी में बैठकर गाड़ी शुरू करने की कोशिश करता है। तभी व्यापारी की नज़र वहां से जाते हुए शिवा पर पड़ती है और अरे भाई, सुनते हो? मेरी गाड़ी इस गड्ढे में फंस गई है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? जी साहब, बिल्कुल। आप गाड़ी स्टार्ट करके देखिए, मैं पीछे से धक्का देता हूँ। व्यापारी गाड़ी में जाकर बैठता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। शिवा गाड़ी को पीछे से धक्का मारता है। बारिश के कारण उसके कपड़ों पर बहुत सारा कीचड़ उड़ता है, लेकिन उसकी परवाह किए बिना शिवा जोर लगाकर उस गाड़ी को धक्का मारता है। बहुत मेहनत करने के बाद गाड़ी उस गड्ढे से बाहर निकलती है। व्यापारी गाड़ी थोड़ा आगे लेकर जाता है और गाड़ी थमाकर गाड़ी से उतरकर शिवा से बात करता है। धन्यवाद भाई। तुम्हारा नाम क्या है? शिवा। क्या काम करते हो शिवा? मैं मजदूरी करता हूँ साहब, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। आज भी कोई काम नहीं मिला, इसीलिए मैं घर लौट कर जा रहा हूँ और आपने आवाज़ लगा दी। अच्छा, मेरा शहर में बहुत बड़ा कारोबार है, तुम वहाँ काम करने के लिए आ सकते हो। मुझे तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा लगा, मैं तुम्हें मेरे कंपनी में नौकरी दे सकता हूँ। साहब, आप सच कह रहे हैं? मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने जब बाकी लोगों से मदद मांगी तो कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आया, और तुमने मेरी मदद बिना किसी स्वार्थ के कर दी, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं चलता हूँ, और हाँ, 8 दिनों बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को लेने के लिए यहाँ आऊँगा। हम सब शहर जाएंगे, तुम अपना सामान वगैरह पैक करके रखना। जी साहब। साहब, लेकिन हम इतने बड़े शहर में रहेंगे कहाँ? अरे, तुम्हारे घर का भी इंतज़ाम कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। जी साहब, मैं चलता हूँ, तैयारी करके रखना। जी साहब। ऐसा कहकर व्यापारी वहाँ से चला जाता है। शिवा भी अपने घर आता है। अरे निर्मला, सुनती हो? अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, 8 दिनों बाद हम शहर चले जाएंगे। मुझे एक बहुत बड़े साहब ने उनके कंपनी में काम दिया है। आप सच कह रहे हो? ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ निर्मला, वो मालिक बहुत ही दयालु थे, वो हमें रहने के लिए घर भी देने वाले हैं। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, तुम सामान पैक करके रखना। जी ठीक है। ऐसा कहकर दोनों भी अपने अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और व्यापारी अपने कहे मुताबिक उन दोनों को लेने के लिए उस गांव में आता है। व्यापारी की आलीशान गाड़ी देखकर गांव वाले चकित हो जाते हैं। अरे, इतनी बड़ी गाड़ी, और वो भी शिवा के घर के बाहर। गाड़ी शिवा के घर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। व्यापारी गाड़ी से उतरता है। अरे आइए ना साहब, आप सच में आ गए, मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। आइए ना, आइए। अब व्यापारी उसके घर में आता है। तभी निर्मला पानी लेकर आती है। भाई साहब, आप मेरे घर आए? बैठिए ना, मेरे लिए ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप मेरे घर आए। तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते हो? हम पहले भी मिले हैं, ये मेरी बहन है। जी, भाई साहब को बहुत प्यास लगी थी, इसी वजह से मैंने उन्हें पानी पिलाया और तब से मैं इनकी बहन हो गई। अच्छा, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। शिवा और निर्मला व्यापारी की गाड़ी में बैठकर शहर चले जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले बहुत हैरान हो जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने शिवा और निर्मला के साथ व्यवहार किया था, उसकी उन्हें शर्म आती है। वहाँ दूसरी तरफ व्यापारी दोनों को शहर लेकर गया। उस व्यापारी ने शिवा को अपनी एक कंपनी का मैनेजर बना दिया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। शिवा ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और अपनी ईमानदारी के जोर पर पूरे परिवार को एक खुशहाल जिंदगी प्रदान की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा ही होता है। हमीरपुर नाम के गांव में एक पप्पू नाम का ढाबा था। उस ढाबे का नाम गांव-गांव में पहुंचा हुआ था। पप्पू उस ढाबे में वेज और नॉन वेज खाना रखा करता था। उसके खाने के चर्चे जगह जगह पर फैले हुए थे। उसी वजह से उस ढाबे में बहुत सारे लोग खाना खाने के लिए आया करते थे। उस ढाबे का मालिक पप्पू बहुत कंजूस किस्म का आदमी था। वो हमेशा किसी भी भिखारी को या भूखे आदमी को मदद नहीं करता था। वो हमेशा उन लोगों को नजरअंदाज कर दिया करता था और अपने ढाबे का खाना फेंक दिया करता था।
उस पप्पू ढाबे पर दो आदमी काम किया करते थे। उनका नाम था राजू और श्याम। वो दोनों बहुत ही नेक दिल इंसान थे, मगर मालिक के सामने उनका कुछ भी नहीं चलता था। वो हमेशा मालिक की कही बातें माना करते थे। एक दिन उनके यहाँ एक भिखारी औरत भीख मांगने आती है और वो भिखारन बहुत दिनों से भूखी दिखाई देती है। मालिक, कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता मालिक। अरे हमारे यहाँ कुछ भी खाने के लिए नहीं है, जाओ यहाँ से, हमें परेशान मत करो। बेटा, कितने दिनों से मैंने खाना नहीं खाया, तुम मुझे खाना दे दोगे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। अरे राजू, इस भिखारन को यहाँ से निकालो, बाद में वो काम करो, समझे? साहब, कृपा करके खाना दे दो, मुझ भिखारन पर बड़ी कृपा हो जाएगी। यहाँ से चली जाओ, मुझे काम करना है। मुझे तुम्हारे जैसे भिखारियों के मुंह लगने का वक्त नहीं है। माँ जी, आप यहाँ से चली जाइए। क्या जमाना आ गया है। ऐसा कहकर भिखारन वहां से चली जाती है और थोड़ी देर चलने के बाद उसे चक्कर आकर गिर जाती है। और ये सब राजू देख बहुत हैरान हो जाता है और वो उस भिखारन के पास चला जाता है। तभी वो देखता है कि भिखारन अब मर गई है। ये देख वो बहुत घबरा जाता है। मालिक, ये भिखारन मर गई है, अब इसका क्या करें मालिक? आपने इसको खाना ना देने की वजह से ये भिखारन मर गई, अब क्या करें मालिक? अरे इसे किसी ने देखा नहीं है ना? नहीं मालिक, किसी ने नहीं देखा मालिक। अब इसको अपने ढाबे के पीछे वाली जमीन में गाड़ दो और ये खबर किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए। जी मालिक। अब जाओ, जल्दी से अपना काम खत्म कर लो। ऐसा बोलकर पप्पू काम करने अपने ढाबे पर बैठ जाता है और राजू उस भिखारन की लाश को ढाबे के पीछे की जमीन में दफन कर देता है और आकर अपना काम करने लगता है। अब उस दिन उसका धंधा कुछ अच्छा नहीं चलता। इसी वजह से वो सारे नौकरों को जल्दी काम से छुट्टी दे देता है और खुद भी जल्दी घर चला जाता है। मालिक को ऐसा आभास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, मगर वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसका ये वहम है, ऐसा उसको लगता है। अरे मेरे मन का वहम है, जाने दो, जल्दी घर चले जाता हूँ, बहुत जोर से भूख लगी है। मैं भी देखती हूँ तू कैसे खाना खाता है। मुझे खाने को नहीं दिया और खुद मजे से खा रहा है। अब मैं तुझे मजे से खाना नहीं खाने दूंगी। ऐसा कहकर भिखारन उसके खाने की प्लेट में खाना गायब कर देती है और मालिक भूखा रह जाता है। अगले दिन मालिक ढाबे पर आकर अपना काम शुरू कर देता है। तभी वहां ढाबे पर कुछ ग्राहक आ जाते हैं और ग्राहक आने की वजह से राजू उनको खाना परोसता है। तभी ग्राहक, अरे ये कैसा खाना दिया है, कुछ स्वाद ही नहीं है, कितना तीखा बनाया है, ये खाना हमें नहीं चाहिए, ये खाना। रुकिए, कुछ गलती हो गई होगी राजू से, आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए अभी दूसरा भोजन मंगवाता हूँ। जी नहीं, हमें दूसरा खाना नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। ये सब सुन के मालिक राजू पर बहुत गुस्सा हो गए और उससे, अरे राजू, ढंग से तो खाना बनाया करो, इतना तीखा खाना मत बनाया करो, समझे? जी मालिक, ऐसा ही करूंगा। अब राजू वहां से चला जाता है और मालिक भी वहां से चला जाता है और उस ढाबे पर हर रोज कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हुआ करती थी, मगर उस मालिक को यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा था। अरे राजू, हमारे ढाबे पे हर रोज एक ग्राहक की कंप्लेंट क्यों आ रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है मालिक, हम तो मन लगाकर खाना बनाते हैं, मगर फिर भी ग्राहक कुछ ना कुछ बोलकर चले जाते हैं। मुझे लगता है उस भिखारन का भूत है। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं होता, समझे? चल काम कर। जी मालिक। ऐसा बोलकर राजू अपना काम करने लग जाता है और जल्दी काम खत्म करके अपने घर चला जाता है। अगले दिन राजू जल्दी ढाबे पर आता है और अपना काम करने में व्यस्त हो जाता है। तभी एक बड़ी कार आकर ढाबे के सामने रुकती है और उसे देखकर राजू उनके स्वागत के लिए जाता है और बोलता है, आइए साहब, आपका हमारे पप्पू के ढाबे में स्वागत है। ये सब देखकर वो बड़े खुश हो जाते हैं और राजू से बोलते हैं, हम आपके ढाबे का नाम सुनकर यहाँ आए हैं, क्या स्पेशल है आपके यहाँ पे? ये लीजिए साहब मेनू कार्ड, आप ये सब देखकर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें इस ढाबे की स्पेशल डिश कौन सी है, वो खिलाओ।
ऐसा बोलते ही राजू खुशी से बोलता है, जी साहब, अभी आपके लिए चिकन की स्पेशल डिश और कीमा लेकर आता हूँ। बहुत अच्छा बनता है हमारे यहाँ पे। जी, लेकिन जल्दी लेकर आना, बहुत जोर से भूख लगी है। जी साहब, अभी गया और अभी आया। राजू अपने ढाबे के किचन में चला जाता है और उनके लिए एक स्पेशल थाली सजाकर लेकर आता है। उसमें गर्मा गर्म खाना परोसता है। वो टेबल पर थाली रखता है और वहां से चला जाता है। तभी आदमी खुशबू सूंघकर, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, चलो चक्कर देखता हूँ। वो आदमी उस थाली में से कुछ खाए, तभी वो थाली हवा में उड़ने लगती है। ये सब देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं और वो आदमी जोर जोर से चिल्लाता है, भूत भूत, यहाँ पे तो भूत है। ऐसा बोलकर वो लोग भाग जाते हैं और उसके साथ सारे ग्राहक भाग जाते हैं। अब उस ढाबे पर कोई नहीं आता। अब ये सब देखकर राजू अपने मालिक से, मुझे ऐसा लगता है यहाँ सच में वो भिखारन का भूत है। मुझे ये सब देखकर सच में ऐसा लगने लगा है। पड़ोस के गांव में एक सिद्ध बाबा रहते हैं, उनके यहाँ जाकर देखते हैं। हाँ, ऐसा ही करते हैं। अब मालिक और राजू ढाबे से निकलकर जल्दी से दूसरे गांव जाने के लिए निकलते हैं और दूसरे गांव जाने के बाद राजू उन्हें वो सिद्ध बाबा के पास लेकर जाता है और वहां जाकर देखते हैं तो बाबा ध्यान में मग्न रहते हैं। वो देख राजू और मालिक उनके सामने बैठ जाते हैं और बाबा के ध्यान खत्म होने का इंतजार करते हैं। तभी बाबा का ध्यान पूरा होता है और वो आंखें खोलते हैं और आंखें खोलकर देखते हैं तो राजू और उसका मालिक उसके सामने बैठे होते हैं। तभी बाबा, क्या हुआ वत्स, बड़े चिंता में लग रहे हो? मालिक, मेरे ढाबे पे भूत का साया है, ऐसा सब बोलते हैं, क्या ये सच है बाबा? अब बाबा अपना ध्यान लगाकर देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उस ढाबे के मालिक ने उस भिखारन को खाना नहीं दिया था। अब बाबा आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, वत्स, तुमने तुम्हारे ढाबे पर आए हुए भिखारन को खाना ना देने की वजह से वो वहां मर गई और इसी वजह से वो अब ये सब कर रही है। बाबा, इसका कोई तो उपाय होगा। उपाय है, मगर तुम्हें करना होगा। आप बताइए बाबा, आप जो भी बताएंगे मैं वो करूंगा। तुम्हें तुम्हारे ढाबे के पीछे की लाश को निकालकर जलाना होगा और उसका पिंडदान करना होगा। इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और जिंदगी में कभी भी किसी भिखारी को भूखा नहीं भेजना। नहीं बाबा, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। आपने जैसा बताया मैं वैसा ही करूंगा। अब मैं चलता हूँ। बाबा का आशीर्वाद लेकर मालिक वहां से निकलता है और अपने ढाबे पर आकर उस लाश को जलाने की पूरी तैयारी करता है और उस लाश को खोदकर उसको जलाते हैं। अब मालिक उसके ढाबे पर आने वाले किसी भी भिखारी या गरीब को खाली हाथ और भूखा कभी नहीं जाने देता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए और भूखे लोगों को हमेशा खाना देना चाहिए। किसी को भूखा नहीं रखना चाहिए। एक शामगढ़ नाम के गांव में बहुत ही पानी की समस्या थी। वहां के लोग पानी के लिए टैंकर मंगवाया करते थे। टैंकर के पानी से लोगों का दिन का गुजारा हुआ करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, मगर उस गांव में पानी की समस्या भीषण हो रही थी। उस गांव में सरपंच जी का बेटा श्याम ये सब देखकर बहुत चिंतित रहा करता था और ऐसे में एक दिन उसके मन में एक विचार आया कि अगर इस गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं तो मुझे पहले इस गांव की पानी की समस्या दूर करनी होगी, मगर मुझे इसके लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कुछ नया। ऐसे सोच में उसके बहुत दिन बीत जाते हैं और एक दिन सूखी नदी के किनारे बैठे श्याम और उसके मित्र सुधीर एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। तभी, अरे सुधीर, मैं अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इस गांव की पानी की समस्या दूर करना चाहता हूँ, मगर तरीका नजर ही नहीं आ रहा। हाँ श्याम, तुम्हारा विचार तो अच्छा है, मगर हम क्या कर सकते हैं? हम इतने पानी की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? कहाँ से आएगा इतना सारा पानी? तुम कैसे लाओगे? इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद श्याम नदी के किनारे घूम रहा था। तभी एक जगह बहुत बड़ा तरबूज दिखाई दिया। वो तरबूज देखने के बाद श्याम की आंखें फटी की फटी रह गई। वो देखकर श्याम उसके पास चला जाता है और उसे चारों ओर से निहारता है।
तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आती है। अगर मैं इस तरबूज का सही तरीके से इस्तेमाल करूं तो मेरे गांव को इसकी सहायता होगी और इसके उपयोग से मैं गांव में पानी लेकर जा सकता हूं। ये अच्छा आइडिया है। अब शाम गांव में आकर एक बड़ा विशाल ट्रक लेकर चला जाता है और उस तरबूज के पास खड़ा कर देता है। अब वो कुछ आदमियों को बुलाकर उस तरबूज को उठाकर अपने ट्रक में रखवाता है और उस ट्रक को लेकर वहां से चला जाता है और घर जाकर, बेटा ये क्या लेकर आए हो? इतना बड़ा विशाल तरबूज तुमने कहाँ से खरीद कर लेकर आए? पिताजी ये तरबूज नदी के किनारे पड़ा हुआ था, मेरी नजर गई तो मैंने उसे उठाकर घर लेकर आया और इसकी मदद से गांव में पानी की समस्या दूर करना चाहता हूँ। तुमने ये बहुत अच्छा विचार किया है बेटा, मैं तुम्हारे इस विचार से बहुत खुश हूँ। अब ये सब देखकर सरपंच जी अपने बेटे को मदद करने की इच्छा दर्शाते हैं और वो शाम से, बेटा जिस भी प्रकार की मदद चाहिए बेझिझक मुझे बोलना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है पिताजी, अगर मुझे किसी भी चीज की मदद लगेगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा। ऐसा कहकर सरपंच जी वहां से चले जाते हैं। अब शाम उस तरबूज को लेकर एक जगह रख देता है और उसका ऊपर का हिस्सा काटकर उसमें अंदर का सारा भाग निकाल डालता है और वो निकालने के बाद उस तरबूज में नीचे एक छेद कर देता है और उस जगह पर वो एक नल लगा देता है और वो तरबूज को अच्छी तरह से ट्रक में रखकर उस ट्रक को दूसरे गांव में ले जाकर वहां से उसमें पानी भरता है और पानी भरने के बाद शाम वो ट्रक लेकर अपने गांव में चला आता है और गांव में जाकर गांव के बीचों बीच ट्रक को खड़ा कर देता है और पूरे गांव वालों से लाउड स्पीकर लगाकर कहता है, सुनो 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 गांव वालों, आज तक हमारे गांव में पानी की बड़ी भीषण समस्या थी, मगर आज के बाद ये समस्या कभी भी नहीं रहेगी। भैया ये कैसे मुमकिन है? मैंने हमारे गांव में एक विशाल तरबूज ट्रक बनाया है, इसकी मदद से हमें कभी भी पानी की समस्या नहीं रहेगी और हमें इस बरसात में ढेर सारे पेड़ पौधे लगाने होंगे, समझे? हाँ श्याम भैया, इस बरसात में बहुत सारे पेड़ पौधे जरूर लगाएंगे। ऐसा बोलते ही सारे लोग इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और विशाल तरबूज के नल से सारे गांव वालों को पानी बांटता है और सारे गांव वाले पानी पाकर बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होकर शाम को ढेर सारा धन्यवाद देते हैं। अब ये सब देखकर सरपंच जी की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपने लड़के का नाम और उसका काम देखकर फूले नहीं समाते। अब गांव वालों को पानी का महत्व समझ आ जाता है और उस गांव के लोग अब पानी का महत्व समझकर उसकी कीमत करना जानते हैं और गांव में अगली बारिश के मौसम में सारे गांव वाले अब बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं। इसी तरह शाम अपने गांव वालों की विशाल तरबूज की सहायता लेकर मदद करता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमें अच्छे विचार करने चाहिए और उसके हिसाब से चलना चाहिए। कर भला तो हो भला।